नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल आर के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपना टॉपिक जो है वो अल्टरनेटर से चल रहा है और अल्टरनेटर के टॉपिक में एक दो क्लास में अपन इस अल्टरनेटर के टॉपिक को पूरा क्लियर करने वाले हैं। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन यानी अल्टरनेटर का तुल्यकालीकरण। देखिए दोस्तों, ये तुल्यकालीकरण होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, यानी कितनी इसकी विधियां होती है, वो सब कुछ अपन डिटेल से आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें और सारी यानी टोटल 4 विधियां अपन इसमें बात करने वाले हैं, उनकी डिटेल से आप इसको जरूर समझते चले। चलो चलते हैं अपने टॉपिक पर। और अपना टॉपिक है अल्टरनेटर का, जिसके अंदर अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है अल्टरनेटर की तुल्यकालीकरण की विधियां यानी सिंक्रोनाइजेशन की विधियां। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये अल्टरनेटर का तुल्यकालीकरण जो है ये क्यों करते हैं और ये होता क्या है, यानी अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन जो है ये क्या होता है, इस पर अपन बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं बोलकर आपको इसकी परिभाषा बता देता हूं कि ये क्या होता है। देखिए, अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन जो होता है वो होता है कि अपने दो अल्टरनेटर को यदि पैरेलल में कनेक्ट करके, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, यानी दो या दो से अधिक अल्टरनेटर को समांतर में कनेक्ट करना ही अल्टरनेटर का तुल्यकालीकरण कहलाता है, सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। अब देखिए, इसकी कई शर्तें आती है, इसके कई बेनिफिट्स भी आते हैं कि अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन क्यों किया जाता है, यानी तुल्यकालीकरण जो है वो क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले अपन अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजेशन की शर्तों के ऊपर बात करते हैं कि अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजेशन करने की शर्तें क्या होती है, यानी इसकी जो कंडीशंस है वो क्या होती है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। यानी जब दो अल्टरनेटर या दो से अधिक अल्टरनेटर को समांतर क्रम में कनेक्ट करके उनको चलाया जाता है तो वो अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है, तुल्यकालीकरण कहलाता है। अब उसके लिए अपन को जो है कुछ शर्तें दी गई होती है, यानी उन शर्तों का पालन होना चाहिए, तभी अल्टरनेटर दो या दो से अधिक अल्टरनेटर एक साथ समांतर में कनेक्ट हो पाएंगे और लोड को सप्लाई दे पाएंगे। तो ये शर्तें कौन कौन सी है। सबसे पहली शर्त तो जो है 2-3 शर्तें आती है इसके अंदर, वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो दोनों अल्टरनेटर का फेज क्रम जो है वो समान होना चाहिए। मैं यहाँ पर 2 ही अल्टरनेटर की बात कर रहा हूं, यहाँ पर अलग 2 से अधिक भी अल्टरनेटर हो सकते हैं, सबके लिए सेम कंडीशन रहेगी। यानी सभी का जो है फेज क्रम जो है वो समान रहना चाहिए, यानी RY भी फेज क्रम है तो सबका RY भी फेज क्रम ही होना चाहिए। देखो, इससे पहले कुछ टॉपिक्स जो है वो अपन ने छोड़ दिया है, उन पर अपन बात करते हैं एक बार पहले। देखो, अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन आपको समझ में आ गया है कि दो अल्टरनेटर को समांतर में कनेक्ट किया जाता है। इसके लिए एक दो बातें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। देखो, जब मशीन पहले से जो चल रही है, यानी जो मशीन पहले से चल रही है उसको अपन जो है क्या कहते हैं, और जो बाद में अपन कनेक्ट करेंगे समांतर में उस मशीन को क्या कहते हैं। जो पहले से चल रही है उस मशीन को रनिंग मशीन कहते हैं, यानी रनिंग मशीन इसको कहा जाता है। जो मशीन पहले से चल रही है, मशीन का मतलब यहाँ पर अल्टरनेटर से ही है, यानी जो अल्टरनेटर पहले से चल रहा है उस अल्टरनेटर को अपन रनिंग मशीन के नाम से जानते हैं, और जो मशीन बाद में समांतर क्रम में कनेक्ट करने वाले हैं उस मशीन को इनकमिंग मशीन कहने वाले हैं अपन, इनकमिंग मशीन। अब देखिए, ये जो मशीन है इनकमिंग मशीन, ये बाद में कनेक्ट की जाती है और ये पहले कनेक्ट की जाती है। ये जो यहाँ पर शर्तें अपन लिखने वाले हैं, ये शर्तें जो पालन होनी चाहिए वो इसके अनुसार ही होनी चाहिए। यानी कि अपना जो रनिंग मशीन है यानी रनिंग अल्टरनेटर जो है, इसके समान ही, इसके जैसा ही इनकमिंग अल्टरनेटर भी अपन को चाहिए, तभी ये दोनों अल्टरनेटर आपस में कनेक्ट हो पाएंगे और उनका सिंक्रोनाइजेशन संपूर्ण हो पाएगा। तो ये आपको ये वाली कंडीशन, यानी ये जो मुख्य बातें हैं ये आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में अपन शर्तों पर चल रहे हैं। इसमें लिखा पहला शर्त की फेज क्रम जो है वो समान होना चाहिए। यानी जैसे मान लीजिए रनिंग मशीन का फेज क्रम RY भी है, तो इनकमिंग मशीन जो बाद में कनेक्ट करने वाले हैं उस मशीन का फेज क्रम भी क्या होना चाहिए, RY भी होना चाहिए। यदि BRY है तो इसका भी BRY ही होना चाहिए, यानी फेज क्रम दोनों मशीन का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ये तो एक पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन पे बात करते हैं कि इनका टर्मिनल वोल्टेज जो है वो समान होना चाहिए। टर्मिनल वोल्टेज जो है वो समान होना चाहिए।
यानी जो टर्मिनल वोल्टेज रनिंग मशीन का है वो का वही वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज अपने इनकमिंग मशीन का ही होना चाहिए, यानी दोनों का आउटपुट वोल्टेज जो है वो सेम होना चाहिए, अन्यथा शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। देखो शॉर्ट सर्किट इसके अंदर भी हो सकता है। आगे और भी इसकी एक कंडीशन जो है वो अब ध्यान रखिए। तीसरी कंडीशन है इनकी आवृत्ति जो है वो समान होनी चाहिए, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो भी समान होनी चाहिए, तब ही इनका अल्टरनेटर का अपन का सिंक्रोनाइजेशन किया जा सकता है, तुल्यकालीकरण किया जा सकता है। तो ये कुछ शर्तें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइजेशन करते वक्त। देखिए इसके अलावा और भी कई कंडीशन आती है जो आपको ध्यान रखनी होती है, जैसे केवीए रेटिंग समान होनी चाहिए, उनकी आउटपुट वोल्टेज तो हो ही गया है, और भी कई एम्पियर क्षमता, लोड की वहन क्षमता, या फिर फेज क्रम या फेजेज की संख्या, जैसे सिंगल फेज का है तो सिंगल फेज का अल्टरनेटर ही उसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है, थ्री फेज का तो थ्री फेज का ही कनेक्ट किया जा सकता है, वो सब कुछ और भी कंडीशन है। तो मेनली जो एग्जाम में आने वाली कंडीशंस है, शर्तें जो है वो अपन ने यहाँ पे लिख दी है, यानी दोनों का फेज क्रम समान होना चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज समान होना चाहिए और आउटपुट आवृत्ति जो है वो समान होनी चाहिए। इसके अलावा तो आप अपन जो है बात करें तो इसके पोल की संख्या भी समान होनी चाहिए, बाकी डिटेल अपन बता चुके हैं। तो ये सब कुछ आप इसको ध्यान से समझिए। तो ये अपन ने शर्तें देखी है, ये किसकी शर्तें हैं मैं रिपीट कर देता हूं। अपन पढ़ रहे हैं अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन, और अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है कि दो अल्टरनेटर या दो से अधिक अल्टरनेटरों को समांतर क्रम में कनेक्ट करके उनको जब चलाया जाता है तो वो अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। इसके लिए अपन ने यहाँ पे दो बातें देखी थी कि जो मशीन पहले से चल रही है, यानी जो अल्टरनेटर पहले से कनेक्ट चला हुआ है उसको अपन रनिंग मशीन के नाम से जानते हैं, और जो बाद में जोड़ी जाती है उसको इनकमिंग मशीन के नाम से जानते हैं। इसके लिए कुछ शर्तें आती है सिंक्रोनाइजेशन के लिए, वो शर्तें यहाँ पे लिखी है कि दोनों अल्टरनेटर का फेज क्रम जो है वो समान होना चाहिए, आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज जो है वो समान होना चाहिए, और आवृत्ति जो है वो दोनों की इक्वल होनी चाहिए, तभी इनका सिंक्रोनाइजेशन संपूर्ण हो पाएगा। आगे चलते हैं कि ये सिंक्रोनाइजेशन करते क्यों है, इसके लाभ क्या है, यानी इसके बेनिफिट्स जो है वो क्या होते हैं। तो आगे का टॉपिक जो अपना रहने वाला है वो है कि तुल्यकालीकरण का लाभ जो है वो क्या होता है, यानी सिंक्रोनाइजेशन का लाभ जो है वो क्या है। तो देखिए सिंक्रोनाइजेशन का लाभ जो है वो आपको बता दे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको जो है अधिक लोड आप अल्टरनेटर पर डाल सकते हैं, यानी अधिक लोड जो है वो वहन कर सकते हैं, अल्टरनेटर वहन कर सकते हैं। यानी आपके पास अधिक लोड है और एक अल्टरनेटर उस लोड को चलाने में सक्षम नहीं है, तो इसके लिए फिर दो अल्टरनेटरों को समांतर क्रम में कनेक्ट करके उसका संयोजन करके उसको अपन लोड को सप्लाई कर सकते हैं, तो वो लोड जो है बिल्कुल परफेक्टली कार्य कर सकता है। ऐसी कंडीशन आपने देखी होगी जब अपन ने ट्रांसफार्मर के टॉपिक में देखा था, तो वहां पर भी ट्रांसफार्मर के टॉपिक में भी ट्रांसफार्मर को समांतर में कनेक्ट किया जाता था ताकि वो लोड वहन कर सके, यानी लोड को पूरी आउटपुट सप्लाई वहन कर सके। आगे देखिए इसका दूसरा लाभ जो है वो आता है कि जब एक अल्टरनेटर खराब हो जाता है, एक अल्टरनेटर या एक मशीन जो है अपनी वो खराब हो जाती है, तो दूसरी मशीन जो है लोड को आउटपुट करती रहती है, दूसरी मशीन जो है वो लोड को चलाए रखती है। यानी इसका आप तीसरा कंडीशन ये कह सकते हैं कि जब मशीन खराब हो जाती है तो उसका लाइन का ब्रेकडाउन जो है वो अपन नहीं कर सकते, या ब्रेकडाउन से बच सकते हैं, ब्रेकडाउन से बच सकते हैं। तो ये अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजेशन के कुछ लाभ हैं, मैं रिपीट कर देता हूं। अधिक लोड वहन करने के लिए अपन अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। यदि एक मशीन खराब हो जाती है तो दूसरी मशीन लोड को सप्लाई करती रहती है, इसलिए अपन अल्टरनेटर को जो है सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। ब्रेकडाउन से बचा जा सकता है। ब्रेकडाउन का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब एक अल्टरनेटर खराब हो जाता है, यदि अपन लोड के साथ में एक ही अल्टरनेटर कनेक्ट कर रखे हैं तो वो खराब हो गया तो फिर अल्टरनेटर की सप्लाई जो है वो पूरी तरह रुक जाएगी। यदि अपन ने सिंक्रोनाइजेशन करके दो अल्टरनेटर से चला रखा है लोड को, तो क्या होगा, एक अल्टरनेटर खराब हो जाएगा तो दूसरा अल्टरनेटर जो है वो लोड को सप्लाई करता रहेगा, यानी ब्रेकडाउन से जो है अपन बच सकते हैं। तो ये कुछ गिने चुने लाभ है जो अपने सिंक्रोनाइजेशन से होते हैं, तो ये इसके लाभ होते हैं। आगे चलते हैं इसकी विधियों पे, जो अपना आज का मेन टॉपिक रहने वाला है। एग्जाम में क्वेश्चन तो इन्हीं से आते हैं। वैसे आपको ये जो चीजें अभी शुरुआत में अपन ने बताई है, ये भी आपको कंडीशंस जो है
ये सब कुछ भी जरूर आपको याद रखनी चाहिए। तो अब चलते हैं तुल्यकालीकरण की विधियां, यानी अल्टरनेटर को जो सिंक्रोनाइजेशन करते हैं उसकी कुल कितनी विधियां हैं। तो देखो इसकी टोटल 4 विधियां हैं। 3 विधियां तो जो है वो लैंप से रिलेटेड है, यानी लैंप विधियां होती है, और एक विधि जो है वो सिंक्रोस्कोप विधि होती है, यानी 1 मीटर की विधि होती है। देखिए क्या है, पहली विधि तो आती है अपनी डार्क लैंप विधि, डार्क लैंप विधि, और दूसरी जो है वो आती है अपनी ब्राइट लैंप विधि, ब्राइट लैंप विधि, और तीसरी विधि जो है वो आती है डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि, और चौथी विधि जो है वो आती है सिंक्रोस्कोप विधि। सिंक्रोस्कोप के द्वारा अपन अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन चेक कर सकते हैं। देखो ये विधियां क्यों अपनाई गई है, ये विधियां जो अपन ने कंडीशन पढ़ी है, जो शर्तें अपन ने पढ़ी है कि फेज क्रम समान होना चाहिए, आवर्ती समान होनी चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज जो है वो समान होना चाहिए, उनको चेक करने के लिए, उनको जांचने के लिए ये विधियां अपनाई जाती है। यानी जब अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है तो उनका सिंक्रोनाइजेशन पूर्ण तरीके से नहीं हो पाता है। फिर अपन उनको जो है इन विधियों के द्वारा चेक करते हैं कि इसमें क्या कमी है, यानी कौन सी कंडीशन जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है, ताकि अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो उन कंडीशन को चेक करने के लिए ही ये विधियां अपनाई जाती है। हालांकि ऐसा कह सकते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन पूर्ण रूप से करने के लिए ये विधियां अपन को अपनानी पड़ती है, इनके द्वारा ही अपन जो है अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन डार्क लैंप विधि को पढ़ेंगे, फिर ब्राइट लैंप, फिर आगे का टॉपिक जो है, अगर वीडियो लंबा रहता है तो आगे के टॉपिक में फिर अपन दूसरी विधियों को भी देखते हैं। फिलहाल अपन 1-2 विधि तो आज देख लेते हैं। डार्क लैंप विधि को अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहली विधि जो है वो आती है अपनी डार्क लैंप। डार्क लैंप विधि, देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जब अपने जो लैंप है वो पूरी तरह बुझ जाते हैं तो अपन ऐसा मानते हैं कि अपना अल्टरनेटर जो है वो सिंक्रोनाइजेशन हो चुके हैं। पूरी डिटेल से अपन बात करते हैं किस प्रकार से ये होता है। डायग्राम बना के सीधा समझ लेते हैं किस प्रकार से है। देखिए सबसे पहले तो ये एक अल्टरनेटर है, ये अपना एक अल्टरनेटर है जो पहले से चल रहा है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, रनिंग मशीन। ये तो है अपनी रनिंग मशीन, ये रनिंग मशीन है। और ये यहां पर अपन बस बार मानते हैं अपना अल्टरनेटर। यदि अपन 3 फेज का लेते हैं तो 3 फेज के बस बार डालेंगे, और यदि सिंगल फेज का है तो सिंगल फेज के बस बार अपन डाल सकते हैं। तो ये RYB जो है ये अपने बस बार है, यानी ये अपनी जो है 2 अल्टरनेटर को कनेक्ट करने के लिए अपन प्रयोग कर रहे हैं। यहां पर ये तीनों फेज जो है अपन इस प्रकार से कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहां पर जो है इसमें स्विच भी होते हैं, ICDP स्विच जो है, ICTP बोल सकते हैं, 3 फेज का है तो ये ICTP स्विच जो है ये भी यहाँ पर कनेक्ट हुआ है। तो ये अपना रनिंग मशीन है जो बस बार को सप्लाई कर रहा है यहां से। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगर इसी बस बार के साथ में अपन को एक दूसरा अल्टरनेटर और कनेक्ट करना है, ये बस बार आगे चलती जा रही है और उसके साथ में लोड कनेक्ट हुआ है। अब इसी बस बार के साथ में अपन एक दूसरा अल्टरनेटर और जोड़ना चाहते हैं, जिसको अपन सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। तो यहां पर दूसरा अल्टरनेटर इस प्रकार से जोड़ेंगे। ये अपना जो है इनकमिंग मशीन है, ये इनकमिंग मशीन है, और इनकमिंग मशीन में ये अपने जो है ICTP स्विच इस प्रकार से होंगे। यहाँ पे ये इस प्रकार से कनेक्ट होता है। अब इसके साथ में अपन लैंप विधि अपन पढ़ रहे हैं, यानी डार्क लैंप विधि पढ़ रहे हैं। तो वो कैसे कंडीशन, उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, वहां इसके साथ में उसको कैसे लगाएंगे। डार्क लैंप पढ़ रहे हैं, मैं एक चीज जो है वो तीनों विधियों के लिए, यानी लैंप की जो 3 विधियां हैं उनके लिए कॉमन बता देता हूं। उनमें सब में इसी प्रकार से होता है। देखिए इसमें क्या होते हैं, 2 अपने लैंप के सेट बनाए जाते, 3 अपने लैंप के सेट बनाए जाते हैं, और 2-2 को सीरीज में कनेक्ट करके बनाया जाता है। जैसे एक ग्रुप लैंप का ये बन गया है, जिसमें 2 लैंप जो है वो अपन ने कनेक्ट कर रखे हैं। इस प्रकार से टोटल अपन को 6 लैंप जो है उनकी जरूरत होगी। तो ये इस प्रकार से अपने लैंप जो है ये कनेक्ट होते हैं। ये 3 ग्रुप जो है वो बनाए जाते हैं।
ये 3 ग्रुप जो है इस इनकमिंग अल्टरनेटर के साथ में जोड़ा जाता है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज और अच्छी से बताता हूं जो सभी के लिए समान होती है, यानी सभी विधियों में वो लागू होती है। देखिए, यदि अल्टरनेटर का अपना रनिंग मशीन जो है, इस रनिंग मशीन का आउटपुट वोल्टेज यदि 440 वोल्टेज है और अपना इनकमिंग मशीन का वोल्टेज जो है वो अपने 350 वोल्टेज है, तो अपन क्या करेंगे, जो भी चेंजेज होगा वो इनकमिंग मशीन के अंदर ही होगा, यानी रनिंग मशीन के संदर्भ में इनकमिंग मशीन में ही चेंज होगा। यानी जैसे मान लीजिए कि दोनों की आवृत्ति जो है वो अलग अलग है। अब अलग अलग है तो इसकी अलग आवृत्ति होगी, इसकी अलग आवृत्ति होगी, यानी रनिंग की अलग, इनकमिंग की अलग। तो फिर जो चेंजेस करना पड़ेगा, यानी परिवर्तित करके उनको इक्वल जो करना पड़ेगा, तो इक्वल करने के लिए अपन केवल इनकमिंग मशीन की ही फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, यानी रनिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन सभी के लिए है। यदि दोनों का फेज क्रम अलग अलग है तो फेज क्रम इसी का चेंज करके दोनों का इक्वल करना पड़ेगा। वोल्टेज अलग अलग है तो इसी का वोल्टेज चेंज करके अपन को इक्वल करना पड़ेगा। तो वो कंडीशन आप समझ गए होंगे कि जो भी चेंजेस करना है वो इनकमिंग मशीन में ही चेंजेस करना है, रनिंग मशीन से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। क्योंकि रनिंग मशीन जैसी है वैसी ही मशीन अपन को इनकमिंग मशीन चाहिए, तभी अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन जो है वो पूर्ण हो पाएगा। तो इस प्रकार से लैंप विधियों में लैंप के 3 ग्रुप जो है वो बना लेते हैं और उनको जो है यहाँ पर इस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है। देखिए इनको किस प्रकार से जोड़ा जाता है। डार्क लैंप विधि पढ़ रहे हैं तो देखो, ये लैंप में जोड़ने की विधियां ही आपको ध्यान रखनी है कि यहां से ये समान फेज के अंदर जो है वो कनेक्ट की जाती है, यानी इस प्रकार से जो है ये लैंप कनेक्ट किया जाएगा। देखो ऊपर भी जो है अपने बी फेज में चले तो बी फेज में ही ये जुड़ा हुआ है। और दूसरा विधि अपन इधर देखते हैं, यदि इसको इधर अपन बना दे तो ये विधि यहाँ पर लैंप जो है अपन इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे, यानी समान फेज के अंदर ये लैंप के जो ग्रुप बनाए अपन ने वो वहां पर जोड़ने होते हैं। एक लैंप अपन इधर जोड़ लेते हैं और ये लैंप भी जो है समान फेज में इस प्रकार से जुड़ेंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये तीनों लैंप के जो ग्रुप अपन ने बनाए हैं ये तीनों सेम फेज में जुड़े हुए हैं। यानी अपन ने जो एक बार माना है, वैसे हालांकि अपन को पता नहीं होता है कि ये RYB इसका भी है और इसका भी सेम RYB होता है। एक बार मान के ऐसा जोड़ते हैं कि इसका जो फेज क्रम है वही फेज क्रम इसका होता है। तो यहाँ पर देखिए आप, इस फेज के साथ में ये वाला वायर कनेक्ट है, यानी सभी जो है एक फेज के साथ में ही कनेक्ट हुआ है। बीच में जो है अपना ICTP स्विच जो है ये कनेक्ट हो रखा है। अब देखिए इन लैंप की जो है जलने बुझने की प्रतिक्रिया के आधार पर ही ये तय किया जाता है। ऐसा मान लिया जाता है कि इनकी फ्रीक्वेंसी या टर्मिनल वोल्टेज वो जो है सब कुछ, अपना फेज क्रम जो है वो सब कुछ इक्वल है, यानी समान है। तो इनका अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन मान लिया जाता है। अब देखो इसकी कई कंडीशन आती है। देखिए क्या कंडीशन आएगी कि अपने ये जो लैंप जो है, लैंप एक साथ जलते बुझते हैं, यानी अपने ये जो लैंप अपन ने जोड़े हुए हैं ये लैंप यदि एक साथ जलते बुझते हैं तो अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी जो है, आवृत्ति जो है, यदि एक साथ जलते बुझते नहीं है तो इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग अलग मानी जाती है। फिर आगे देखिए, एक साथ जलते बुझते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो समान मानी जाती है। एक साथ जलते बुझते नहीं है तो फ्रीक्वेंसी जो है इनकी वो अपनी अलग मानी जाती है। इसके साथ में एक और देख सकते हैं कि यदि ये एक साथ जलते बुझते नहीं है तो इनका फेज क्रम जो है वो भी अलग हो जाएगा, फेज क्रम वो अलग हो जाएगा। यदि देखिए 2 कंडीशन अपन ने बता दी है कि लैंप एक साथ जलते बुझते हैं तो आवृत्ति जो है वो दोनों की समान है, इक्वल है। और यदि लैंप एक साथ जलते बुझते नहीं है तो दोनों का फेज क्रम जो है वो अलग अलग है। यदि एक साथ जलते बुझते नहीं है तो फेज क्रम अलग अलग है। फेज क्रम चेंज किसका करना है, इनकमिंग मशीन का ही चेंज करना है। यदि लैंप जो है वो कम प्रकाशित हो रहे हैं, यानी लैंप जो है वो कम प्रकाश के साथ में जल रहे हैं, तो इनका वोल्टेज जो है यानी टर्मिनल वोल्टेज जो है वो कम है, यानी टर्मिनल वोल्टेज कम है। तो ये 3 कंडीशन यहाँ पर हो गई है। लैंप एक साथ जलते बुझते हैं तो आवृत्ति समान है, एक साथ जलते बुझते नहीं है तो फेज क्रम अलग अलग है, और यदि कम प्रकाशित हो रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टेज जो है वो इसका कम हो रखा है, यानी टर्मिनल वोल्टेज इसका चेंजेस करना पड़ेगा। अब देखिए जब ये पूरा सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है, यदि लैंप पूरे बुझ जाते हैं,
सारे लैंप के ग्रुप जो है वो सभी बुझ जाते हैं, तो अपना जो ये जो सिस्टम है ये तुल्यकालीकरण मान लिया जाता है, यानी सिंक्रोनाइजेशन मान लिया जाता है। फिर से रिपीट कर देता हूं, क्या है डार्क लैंप विधि अपन पढ़ रहे हैं। तीन तीन के ग्रुप कनेक्ट करके अपन ने इनकमिंग मशीन के साथ में इनको इस प्रकार से जोड़ दिया है। उसके बाद में इनके लैंप की जलने बुझने की प्रतिक्रिया के आधार पर यह तय किया जाता है कि अल्टरनेटर में कौन सा तुल्यकालीकरण हुआ है या नहीं है, या किसकी कमी हो रखी है। यदि लैंप एक साथ जलते बुझते हैं तो इनकी आवृत्ति जो है वो इक्वल है, एक साथ जलते बुझते नहीं है तो इनका फेज क्रम जो है वो अलग अलग है। और ये यदि कम प्रकाश के साथ में अपने लैंप जो है वो जल रहे हैं तो इनका टर्मिनल वोल्टेज जो है वो कम है। अब टर्मिनल वोल्टेज कम है तो बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए आप जो है इसकी या तो स्पीड बढ़ा सकते हैं या फिर इसका एक्साइटेशन जो है वो बढ़ा सकते हैं। केवल इनकमिंग मशीन में ही चेंज करना है, रनिंग मशीन में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। यदि सारे लैंप बुझ जाते हैं तो फिर मान लिया जाता है कि अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन हो गया है। देखिए इस विधि की जो एक कमी अपन कह सकते हैं कि ये क्या है, कमी क्या है कि ये जो अपने लैंप जो है सारे बुझ जाते हैं तब ऐसा माना जाता है कि ये सिंक्रोनाइजेशन हो गया है। अब देखो ऐसा इसमें कंफ्यूजन रह जाता है कि लैंप जो है किसी कमी की वजह से फ्यूज हो गए हैं या खराब हो गए हैं या इनके कनेक्शन जो है वो हट गए हैं इसलिए बुझ गए हैं, या फिर ये सिंक्रोनाइजेशन हो गया है इसलिए बुझ गए हैं। तो ये एक कंफ्यूजन इनके बीच में रह जाता है। तो ये एक विधि की थोड़ी सी अपन कमी इसकी कह सकते हैं।